हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मरुस्थल, तटरेखा और तटीय मैदान के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है भारत के हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के मैदानों के बारे में और भारत के पठारों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल, तटरेखा और तटीय मैदानों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मरुस्थल कहते किसे हैं। मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां बहुत लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है तो वो क्षेत्र जो होता है शुष्क हो जाता है और वहां की जो वनस्पति होती है, जितने पेड़ पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं या कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं और वहां की जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे अनउपजाऊ होने लग जाती है। तो इसी तरीके का एक मरुस्थल हमारे देश में भी स्थित है। चलिए उस मरुस्थल के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा भारत का मरुस्थल स्थित है और इस मरुस्थल को हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इस मरुस्थल की जो स्थिति है भारत में, मेनली यहाँ पर हमारा राजस्थान राज्य स्थित है। तो इस मरुस्थल की स्थिति मेनली राजस्थान राज्य में है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्य भी राजस्थान राज्य से सीमा लगाते हैं। और इन राज्यों के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर तक भी ये हमारा भारत का थार का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत में हम इसे थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं या इसका दूसरा नाम महान भारतीय मरुस्थल है। और ये जो क्षेत्र है, ये इसका 60% जो एरिया है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके साथ हम देखते हैं कि इस मरुस्थल की विशेषता क्या है। तो ये मरुस्थल जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पे जो बारिश होती है वो पूरे साल में बहुत कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है और वो उसकी जो मात्रा है 100 से 500 मिमी तक यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बलुई होती है और बलुई मिट्टी में, जो बलुई यानी रेतीली मिट्टी, और इस रेतीली मिट्टी में कृषि करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो पानी उस रेतीली मिट्टी के कणों से एकदम से जमीन के अंदर चला जाता है और पौधों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरा, इस मरुस्थल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इस मरुस्थल में क्या नई विशेषता है। तो ये जो मरुस्थल है ये 60% क्षेत्र पर हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। इस मरुस्थल का जो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारे देश के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके साथ ही ये मरुस्थल इधर पाकिस्तान की सीमा से लगता है और पाकिस्तान वाले एरिया में भी इसका कुछ क्षेत्र स्थित है। ठीक इसके साथ ही थार का मरुस्थल जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो ये हमारा थार का मरुस्थल है ये कुछ पाकिस्तान में भी स्थित है, इसमें हरियाणा, पंजाब और गुजरात का भी कुछ एरिया इसमें लगता है। तो ये पूरा जो एक क्षेत्र है ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र पूरे एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज होती है, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती है, ऊपर से यहाँ की कृषि नहीं होती है, तो कृषि नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं होते हैं और पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो ये क्षेत्र जो है शुष्क क्षेत्र हो जाता है। और इस शुष्क क्षेत्र में गर्मियों में टेम्परेचर जो कम से कम इसमें 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। इसके साथ ही ये इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक पौधा पाया जाता है, एक पेड़ पाया जाता है जिसे हम खेजड़ी का पेड़ कहते हैं। और ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये सबसे ज्यादा इस थार के मरुस्थल में पाया जाता है और इसे इस मरुस्थल का जीवनदायी वृक्ष भी कहते हैं। जीवनदायी वृक्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये शुष्क क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र में बिना जल के किसी पौधे को उगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो खेजड़ी है वो कम जल होते हुए भी आसानी से इस क्षेत्र में उग जाता है। इसीलिए खेजड़ी के वृक्ष को मरुस्थलीय क्षेत्र का हमारे जीवनदायी वृक्ष कहा जाता है। इसके साथ ही भारत में इस वाले क्षेत्र में, ये जो राजस्थान वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार के मरुस्थल में एक नदी बहती है, इसे हम लूनी नदी कहते हैं। और ये लूनी नदी जब इस थार के मरुस्थल से बहती है तो बीच में ही गायब हो जाती है, यानी बीच में ही सूख जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत रेतीली है और ये जो क्षेत्र है बहुत शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पर अकेली एक नदी प्रणाली पाई जाती है जिसे लूनी नदी प्रणाली कहते हैं। इसी के साथ ही भारत सरकार ने इस क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाने के लिए एक यहाँ पर नहर भी बनाई है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। इसी वजह से इस क्षेत्र में अब थोड़ा बहुत कृषि की जा रही है।
अब हम देखते हैं अपने तट रेखा के बारे में। अब ये था हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में। अब हम देखते हैं कि तट रेखा के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि तट रेखा होती कौन सी है। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है और इसी तटीय क्षेत्र से लगने वाली जो सीमा होती है, इसे हम तट रेखा कहते हैं। अब तट रेखा का मतलब है जलीय तट रेखा। मेनली हम पहले देखते हैं कि एक स्थलीय तट रेखा होती है, एक जलीय तट रेखा होती है। और स्थलीय तट रेखा वो होती है जिससे स्थलीय क्षेत्र लगता है। हमारे जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो राज्य है, यहाँ से क्योंकि कोई जलीय क्षेत्र नहीं, यहाँ पर आसपास कोई भी जलीय क्षेत्र नहीं है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये हमारा स्थलीय सीमा वाला क्षेत्र है। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें पता है कि अरब सागर स्थित है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब अरब सागर से लगने वाले राज्य और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो राज्य होते हैं, इन सभी की जो सीमा होती है, इसे ही हम तट रेखा कहते हैं। अब हमारा ये गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की कुछ सीमा जलीय क्षेत्र से लगती है अरब सागर से, इसी के साथ महाराष्ट्र की लगती है, गुजरात ये हमारे गोवा की लगती है। तो जिन राज्यों से हमारी जलीय सीमा लगती है, उन्हीं राज्यों की जो कुल सीमा होती है, उसे हम भारत तट रेखा कहते हैं। और मेनली हमारी जो ये तट रेखा है, ये भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हमारा गुजरात है, दूसरा यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, हमारा केरल है, इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों से हमारी जो जलीय तट रेखा है वो गुजरती है और इसे ही हम तट रेखा कहते हैं। अब इन राज्यों से लगने वाली जो तट रेखा है वो कितनी है, तो वो हमारी कुल है 6100। ये हमारी जो राज्यों से लगने वाली जो तट रेखा है वो 6100 है। जब हम इस तटीय रेखा को यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, यहाँ लक्षद्वीप समूह स्थित है। जब इन लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी तट रेखा को हम गिनते हैं, तो ये कुल जो तटीय रेखा हमारी होती है 7516.6 किलोमीटर होती है और यह भारत की कुल तटीय रेखा है। जबकि जब भारत की तट रेखा की बात आती है, तो वो यहाँ इस वाले राज्य में जो 9 राज्य हैं, इनसे जो तट रेखा लगती है उसे गिना जाता है। और जब टोटल तट रेखा की बात आती है, तो हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह से लगने वाली तट रेखा को भी गिनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र है, तटीय जो हमारा क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो इसमें पश्चिमी तट है और एक पूर्वी तट है। पश्चिमी तट ये वाला इलाका जहां पर हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य लगे हुए हैं, और दूसरा है हमारा पूर्वी तट। और पूर्वी तट में हमारा ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु तक का क्षेत्र आता है। तो ये हमारे 2 क्षेत्र हैं, एक हमारे पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। ये 2 भाग हमारी तट रेखा के भाग हैं और इन भागों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसमें मेन पहला है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के बारे में हम देखते हैं कि पश्चिमी तट को हमने कितने भागों में बांटा है। तो हमारा जो ये पश्चिमी तट है, इधर गुजरात वाली सीमा से, गुजरात वाले राज्य से लगते हुए नीचे केरल तक जा रहा है। मेन ये गुजरात से होते हुए केरल तक जाता है, दक्षिण तक। तो ये हमारा पश्चिमी तट है और इस पश्चिमी तट को हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। और इसमें जो गुजरात वाला जो राज्य है, ये हमारा गुजरात का राज्य है। इस वाले क्षेत्र की यहाँ से जो तट रेखा लगती है, इस तट रेखा को हम यहाँ पर काठियावाड़ तट कहते हैं। यहाँ पर ये काठियावाड़ तट है। इसके बाद ये महाराष्ट्र और गोवा वाला जो राज्य है, इनसे लगने वाली जो तट रेखा है उसको हम कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद नीचे कर्नाटक हमारा यहाँ पर राज्य स्थित है। कर्नाटक से लगने वाली जो सीमा है उसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में केरल जो राज्य है, केरल से लगने वाली जो तट रेखा है उसे हम केरल तट या मालाबार तट कहते हैं। तो गुजरात वाले तट से लगने वाली को काठियावाड़ तट, इधर हमारी कोंकण तट, उसके बाद हमारा कर्नाटक में कन्नड़ तट या केंद्र तट हम इसे कहते हैं, और इसके बाद केरल में हमारा मालाबार तट स्थित है। अब हम देखते हैं, ये था हमारा पश्चिमी तट। अब हम पूर्वी तट के बारे में देखते हैं। तो पूर्वी तट हमारा इस वाले एरिया में जो स्थित है, इसे हम अपना पूर्वी तट कहते हैं। और पूर्वी तट को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है।
तो पूर्वी तट सबसे पहले हमारा यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा स्थित है, यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ अंतिम कन्याकुमारी तक हमारा जो पूर्वी तट है वहां तक स्थित है। इसकी जो सीमा है इधर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से और कन्याकुमारी तक जाती है। इनको भी हम इस तट को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले इधर इधर तमिलनाडु में हमने इसे तमिलनाडु तट हम इसे कहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम इसे आंध्र तट या आंध्र प्रदेश तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हम इसे उत्कल तट कहते हैं। इस तट को हमने और दो भागों में भी बांटा है और इसमें ये हमारा उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो राज्य है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश तक वाले एरिया को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। एक तो हम इसे उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं, आंध्र तट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस तट को हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसके बाद इधर आंध्र से लेकर और नीचे तमिलनाडु तक के दूसरा भी हमने एक नाम रखा है, उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके 3 भाग किए। उत्तर में हमारा उत्कल तट, उसके बाद आंध्रा में आंध्रा तट, तमिलनाडु में तमिलनाडु तट। इसके साथ उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश में अब हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और दक्षिण में हम इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, ये था हमारा तटीय रेखा। अब इसके बाद हम देखते हैं घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। अब हमने ये तो हमारी तट रेखा थी, ये हमारा थार का मरुस्थल है। अब हम अपने घाटों के बारे में देखते हैं। हमारा जो दक्षिण भारतीय राज्य है यहाँ पर अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं एक पश्चिम की ओर स्थित है, एक पूरब की ओर स्थित है। इन्हें ही हम तटीय मैदान या तटीय घाट कहते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी घाट जो है हमारे गुजरात राज्य से स्टार्ट होता है और नीचे केरल तक जाता है। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा घाट है, पश्चिमी घाट, और इस पश्चिमी घाट पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो हमारा गुजरात से और केरल तक स्थित है, यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है उनका जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है। अब हम देखते हैं कि ये पश्चिमी घाट हमारा है, ये पूर्वी घाट है। इन दोनों घाटों में क्या इनकी विशेषताएं हैं और क्या इनमें डिफरेंस है। तो ये जो हमारा पूर्वी घाट है ये इधर पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होकर नीचे तक जाता है तमिलनाडु तक, और ये पश्चिमी घाट जो है ये गुजरात से केरल तक जाता है। अब इन दोनों तटों की हम विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात, ये हमारा पश्चिमी तट की विशेषता। तो ये पश्चिमी जो तट है इस तट में बहुत सारी जो नदियां हैं वो बहती है। जैसे यहाँ से होकर नर्मदा नदी आती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये पश्चिमी घाट से होते हुए गिरती है। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां होती है वो ज्वारंमुख का निर्माण करती है, जबकि जो हमारी पूर्वी घाट की जो नदियां होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो ज्वारंमुख का निर्माण क्यों करती है और जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण क्यों करती है। अब जो हमारा ये पश्चिमी घाट है इसकी जो ढाल है वो बहुत तीव्र ढाल का है, इसमें जो खड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जबकि जो पूर्वी घाट है इसका जो ढाल है वो बहुत तीव्र नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हमारी यहाँ से नदियां बहकर आती हैं तो ये जो नदियां होती है ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आती है, बहुत सारी मिट्टी बालू कंकड़ लेकर आती है, और उन नदियों को जब वो बहुत तीव्र पर्वत श्रृंखला से बहकर जाएंगी तो क्या होगा कि इनका जो ढाल है वो कम होने की जगह और तीव्र बना रहेगा, और जैसे ये तीव्र बना रहेगा तो ये नदियां यहाँ से बहते हुए एकदम से अरब सागर में गिर जाती है, और अरब सागर में तीव्र ढाल के साथ ही गिरने के कारण इनका जो अवसाद होता है, जो ये मिट्टी लेकर आते हैं, ये सारी अरब सागर में बह जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र में जो होती है डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता, और डेल्टा का निर्माण नहीं होने के कारण ये जो पश्चिमी घाट है ये इसकी जो गहराई होती है वो बहुत ज्यादा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। अब जो पूर्वी घाट में बहने वाली जो नदियां हैं, पूर्वी घाट में गिरने वाली जो नदियां हैं, सबसे पहले हमारी जो गंगा नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी नदियां यहीं से, ये जैसे गंगा है या यमुना है, तो ये जो नदियां हैं ये इसी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरकर ये यहाँ पर डेल्टा का
निर्माण करती है। तो डेल्टा का निर्माण वो इसीलिए करती है क्योंकि इस पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक नहीं है, और बहुत अधिक ना होने के कारण जैसे जैसे नदियों का ढाल धीरे धीरे ऊपर से बहते हुए कम होता जाता है, तो नदियां क्या करती है कि अपने साथ लाए हुए अवसाद को धीरे 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 छोड़ने लग जाती है, और जिस वजह से ये जो क्षेत्र होता है ये अवसाद से भर जाता है। और जब ये पूरा क्षेत्र अवसाद से भर जाता है तो इस वजह से यहाँ पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये हमारे पूर्वी घाट की जो नदियां होंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जो पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां होंगी वो ज्वारनमुख का निर्माण करेगी। अब हम देखते हैं कि हमने पश्चिम घाट में जो जितनी भी मतलब पश्चिम घाट में हमारे सबसे ज्यादा बंदरगाह स्थित हैं, जैसे मुंबई हमारे गुजरात में कांडला है, मुंबई में मुंबई बंदरगाह है, यहाँ गोवा में मार्मागांव बंदरगाह है, ये सारे बंदरगाह हमारे पश्चिम घाट में स्थित है। इसका कारण भी यही है कि जब यहाँ पर जो नदियां हैं इसका जो तीव्र ढाल के कारण एकदम से अपने अवसादों को समुद्र में बहा देती है, और जिस वजह से ये जो क्षेत्र है वो बहुत गहरा नहीं है, और इसी कारण जो हमारी जहाजें होती है समुद्र की, जितनी भी जो जहाजें होती है व्यापारिक जहाजें, वो ऐसे क्षेत्र पर ज्यादा आसानी से रुक पाती हैं जिनका जो मुहाना होता है, जो तट होता है वो बहुत गहरा होता है। इसीलिए पश्चिम घाट में हमारे जो बंदरगाह हैं वो ज्यादा हैं, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो ज्यादा रुक पाती है। जबकि पूर्वी घाट में देखें तो पूर्वी घाट में जो बंदरगाह है उनकी जो हमारे बंदरगाह है उनकी गहराई बहुत अधिक नहीं है। इसी वजह से इस वाले एरिया में जो बड़े बड़े जहाज हैं वो रुक नहीं पाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि सबसे अब हम मेनली ये देखेंगे कि हमारे जो पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट ये दोनों एक दूसरे को मिलते कहाँ पर है। तो हमारे पूर्वी ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट है, इधर से हमारा पूर्वी घाट आ रहा है, इधर से हमारा पश्चिमी घाट आ रहा है। ये दोनों घाट यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर मिल रहे हैं। ये हमारी नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत पर ये हमारा पूर्वी घाट आ रहा है, ये पश्चिमी घाट आ रहा है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसके बाद हम देखते हैं इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में ही इसी क्रम में यहाँ पर हमारी इलायची की पहाड़ी स्थित है जिसे हम कांडामम की पहाड़ी भी कहते हैं, और ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।